मैं आज बात करने वाला हूँ इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर यार ऐसा है जो अभी कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं आया है एंड उसके रिसोर्सेज भी इजीली अवेलेबल नहीं है। बेसिकली मैं बात करूँगा कि मैंने क्या पढ़ाई की थी एंड आई हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 70 इन इन्वायरमेंटल साइंस पेपर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको पेपर 2 ज़रूर लिखना चाहिए। इसके बारे में अलग से एक वीडियो में बात कर लेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है पेपर 2 के साथ में और ये सब चीज़ों के बारे में। यार सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास जो रिसोर्स है उसको पहचाने कि आप क्या पढ़ करके एक अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आप उन रिसोर्सेज को गो थ्रू करते होंगे बट कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत होता होगा कि वो सफिशिएंट है या नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है, रिलेवेंट है या नहीं। तो किसी भी चीज़ को डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले उस पेपर के सिलेबस को देखना चाहिए। जैसे कि मैंने किया था, मैंने गेट इन्वायरमेंटल साइंस का लिखा था 2022 में, जो कि सेकेंड टाइम हो रहा था। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने का स्कोप नहीं था क्योंकि सिर्फ एक बार ही गेट पेपर हुआ था उससे पहले। अभी आई गेस आप लोगों के पास 4 से 5 पेपर्स होंगे जिसके बेस पे आप एनालाइज कर सकते हो इन्वायरमेंटल साइंस का पैटर्न क्या है पेपर में पूछने का। मेरे टाइम पे नहीं था। तो व्हाट आई डिड इज़ दैट टाइम एक बार सिलेबस के गो थ्रू हुआ, देन आई गॉट टू नो कि यार ऐसा है कि कुछ पार्ट आपकी बीएससी केमिस्ट्री वाली आती है जिसमें माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल ये सब चीज़ें पूछी जाती है जो एक इंजीनियर के लिए जानना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। आप और उसको पढ़ना भी नहीं चाहते हो क्योंकि वो ज़्यादा जगह पे रिलेवेंट भी नहीं है। ये एक सिनेरियो था जहाँ पे बीएससी केमिस्ट्री वाला पार्ट था, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल। तो ये अगर आपको 12th तक का जो नॉलेज है उसके बेसिस पे आप कर सकते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज अलग से तो नहीं पढ़ सकते हो। और आगे गया मैं सिलेबस पे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ द जो पार्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग के इन्वायरमेंटल साइंस, सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब के इर्द गिर्द ही घूमता है। इन्वायरमेंटल साइंस में भी मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो सिलेबस का इन्वायरमेंटल साइंस का वो सिविल का ही आता है। एंड आप ऑब्वियसली सिविल इंजीनियरिंग में एक इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर कंप्लीट एक चैप्टर भी है, तो उस नाम से भी पता चलता है कि थोड़ा बहुत रिलेवेंट होगा बट या आई गेस बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। तो मैंने जो फॉलो किया रिसोर्स उस टाइम पे ये देखते हुए, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहा था और इन्वायरमेंटल साइंस देने का मन कुछ बन गया क्योंकि कुछ दोस्तों ने बोला था कि यू शुड अपेयर फॉर पेपर 2 जो आपको बाद में हेल्प कर सकता है। एंड बिलीव मी गाइस, ड्यू टू पेपर 2 आई एम स्टडिंग at IIT बॉम्बे। आई एम करेंटली परसुइंग माई मास्टर्स। सो सेकेंड पेपर देने का फ़ायदा तो मुझे हो गया, पर हाँ मैंने प्रिपेयर तो बहुत ज़्यादा नहीं किया था इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। मैं प्रिपेयर सिविल इंजीनियरिंग के लिए ही कर रहा था, बस मैंने अलाइंड रखा थोड़ा सा इन्वायरमेंटल साइंस, थोड़ा ज़्यादा पढ़ता था। एंड ऐसे भी इन जनरल मेरा इन्वायरमेंटल साइंस थोड़ा मजबूत ही था। सॉइल मैकेनिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग था, हाइड्रोलॉजी मेरा वीक था, इरिगेशन थोड़ा सा वीक था, पर मेजर ऑफ द पार्ट इन्वायरमेंटल साइंस और सॉइल मैकेनिक्स से आता है। तो जो मैंने फॉलो किया मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का ही जो नोट्स था मेरे पास, जो सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट थ्योरीज थे, मैंने बस उसको पढ़ा। मैंने अपना मैथ्स स्ट्रॉन्ग किया एंड एप्टीट्यूड पे फोकस किया। मैथ्स, एप्टी और सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट, इन्वायरमेंटल साइंस का, सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इतना पढ़ के मैंने ऑलमोस्ट 60% सिलेबस कवर कर लिया था। जो 40% पार्ट था उसमें यार आपका जो मैंने पहले भी बोला कि बीएससी केमिस्ट्री वाला पार्ट था जिसमें माइक्रोबायोलॉजी वगैरह थी, एंड अदर पार्ट वो था जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डायरेक्टली पूछ ली जाती थी, जहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे डायरेक्टली। तो वो वाला पार्ट ऑब्वियसली वीक रह गया। तो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस कर करके मेरा 60% कवर हो गया था। एंड फिर पेपर में आप अगर देखोगे तो मेरे टाइम पे MSQ बहुत सारा आया था, दैट इज़ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, जो नॉन नेगेटिव होता है। तो मैंने नॉन नेगेटिव क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ा एंड जो मैंने सिलेबस कवर किया था वो मैंने कवर किया। ऑलमोस्ट मैंने 80 to 85 मार्क्स का करके आया था, वेराज जो मेरे मार्क्स हैं वो 47 थे। उतने मार्क्स में ही आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 70 एंड जो गेट स्कोर था वो 658 था। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि यू हैव टू फोकस ऑन द रिसोर्सेज दैट यू हैव इन योर हैंड। आप ज़्यादा इधर उधर मत देखो, आप ज़्यादा
माइक्रोबायोलॉजी वाला पार्ट कवर करने की कोशिश मत करो। आप थोड़ा बहुत इंडियन स्टैंडर्ड पढ़ सकते हो, ऊपर से ओवरव्यू कर सकते हो, बट अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो ऑब्वियसली आपको सिविल इंजीनियरिंग वाला ही पार्ट मजबूत करना चाहिए, अच्छे तरीके से मजबूत करना चाहिए। मेरा रिसोर्स वही था मैथमेटिक्स में, अगेन सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो मैथमेटिक्स पेपर कर रहा था सेम मैथमेटिक्स, कोई चेंज नहीं। एप्टीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए पेपर क्या, एनवायरमेंटल साइंस का पेपर देकर के आया। दिस इज़ व्हाट आई डिड फॉर एनवायरमेंटल साइंस पेपर। मैं सजेस्ट करूंगा पेपर 2 ज़रूर लिखना चाहिए। क्यों, एक अलग सेपरेट वीडियो में। एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो है एनालिसिस। आपके पास 4 से 5 साल का अभी एनवायरमेंटल साइंस का पेपर होगा, पूरा गो थ्रू कीजिए। मेरे टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मेरे पास बस 1 साल का पेपर था एंड उससे आप कुछ एनालाइज नहीं कर सकते हो कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है गेट ईएस में। वेरएज़ आपके पास वो ऑप्शन है, आप गेट पेपर देखो पूरे साल का एंड उससे आप एनालाइज करने की कोशिश करो कि कौन से वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। आपको एक पैटर्न दिखेगा पेपर में एंड अगर वो पार्ट सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस से बाहर का पार्ट है और वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो यू हैव टू प्रिपेयर दैट पार्ट एज वेल, क्योंकि आप ज़्यादा नंबर अपना गंवाना नहीं चाहते। और आपको अगर पता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको ऑब्वियसली उसको गो थ्रू करना चाहिए। आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको बहुत सारा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कुछ बुक्स मिल जाएंगे, कुछ सेक्शन मिल जाएगा, कुछ नोट्स मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। तो प्लीज़ गो थ्रू द एनालिसिस, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको एक ओवरव्यू, एक आपको पर्सपेक्टिव क्रिएट करने के लिए कि आपको क्या क्या एक्चुअली में पढ़ना है एनवायरमेंटल साइंस के पेपर को देने के लिए। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, और इफ़ यू हैव एनी डाउट और यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड फॉर एनी हेल्प प्लीज़ रीच आउट टू मी थ्रू इंस्टाग्राम और कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड लक, हैव अ नाइस डे।